हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजमल सुपर 40। अजमल सुपर 40 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये पहला क्लास, यू कैन से इंट्रोडक्शन क्लास फॉर द रिपीटर्स बैच। तो इस रिपीटर्स बैच में इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँ। माई सेल्फ निसाब अहमद सिद्दीकी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिज़िक्स। डोंट वरी, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ, आपसे कुछ पूछ नहीं सकता अभी क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो बहुत सारे सवाल हैं वो मैं खुद ही उठा रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से नोट किए, मैं आपका रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं उनके जवाब आपको दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड एंट्रेंस। एंट्रेंस में और बोर्ड में क्या फ़र्क है? देखिए, एक ही कंटेंट है, वही सब कुछ है, सब्जेक्ट वही है। फ़र्क यहाँ है कि अब आपको उन्हीं चीज़ों को एक दूसरे तरीके से करना है। आपको न्यूमेरिकल्स को तेज़ी से सॉल्व करना है, आपको रिप्रेजेंटेशन पे वर्क नहीं करना है, आपको दिखाना नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपको फास्ट करना है, जल्दी करना है। और आपको साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस करनी है कि कैसे क्वेश्चन को लीव करना है, किस क्वेश्चन को जल्दी लीव करना है, किसको पकड़ना है, ये सब प्रैक्टिस करनी है आपको, और बहुत सारे टेस्ट देने हैं। तो ये फ़र्क है बोर्ड में और एंट्रेंस में। बाकी जो डिफरेंस हैं आप धीरे धीरे समझेंगे। और आपका क्वेश्चन है, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। सर, हम सेल्फ स्टडी कैसे करें? तो देखो, इसका कोई एक सर्टेन रूल नहीं होता है सेल्फ स्टडी का कि हम ऐसे सेल्फ स्टडी करें, वैसे करें। सबका अपना अपना एक तरीका है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप सेल्फ स्टडी में जब भी काम करो तो एक टाइम ड्यूरेशन लेके करो कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इतने टाइम में ये सॉल्व होना चाहिए, ताकि आपको एक कम टाइम में काम करने की आदत पड़ जाए। जैसे आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतने मिनट्स में मुझे करना है। तो एज अ टेस्ट फॉर्मेट आप करें, बाद में एनालिसिस करें, तब टाइम ज़्यादा लें, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन हमेशा अपने साथ रखें कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इतने टाइम में मुझे करना है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 क्वेश्चन लगाए और बहुत सारा टाइम ले लिया, 2 क्वेश्चन लगाए, बहुत सारा टाइम ले लिया, और वो सब चीज़ सही नहीं है। थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन की एक आदत डालें सेल्फ स्टडी में, और बहुत लंबी सिटिंग ना करें। जैसे कि 2-3 घंटे कंटिन्यूस बैठे हुए हो तो आपका आउटपुट अपने आप ही ख़राब हो जाता है। तो आपकी सिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि 1 घंटे से कम में ही आप ब्रेक लें, फिर दूसरी सिटिंग करें, लेकिन ब्रेक लेते रहें, बीच बीच में ब्रेक लेना वो सही रहेगा। हाँ, आपके और क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स अ डे। एक दिन में सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो ये इसका जवाब फिर से वही है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है इससे मतलब नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हो इससे मतलब। तो ऐसा भी हो सकता है कोई 8 घंटे बैठा रहा, काम कुछ नहीं हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 घंटे में बहुत पढ़ लिया। तो सारा टाइम आपको सिर्फ एफर्ट अपना लगाना है पढ़ाई में ही। आपके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और रेस्ट करना है और फिर पढ़ाई करनी है, और बस यही काम करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप बाकी चीज़ें से दूर रहें और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, और पढ़ाई जो है वो गैप लेके करते रहें। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि सर फिज़िक्स में कितने मार्क्स लेने से काम हो जाएगा? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर फिज़िक्स में कम से कम कितने आ जाएं कि काम हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह की अगर आप सोच रखेंगे तो फिर मुश्किलें पड़ जाएंगे। आप कभी भी कम मत करें, जो टोटल मार्क्स हैं उनको कभी कम मत करें। नीट का एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, आपकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 720,
तो आप 720 को टारगेट करें, 719 को टारगेट ना करें, उससे कम क्यों। तो आप हमेशा ये दिमाग में सोच के चलें कि मुझे टोटल मार्क्स को टारगेट करना है, ये नहीं कि मिनिमम इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं, आप पूरे को टारगेट करें। फाइनली जो आएगा वो अच्छी बात है। आप पहले से ही कम को टारगेट करोगे तो आप और नीचे रह जाओगे। तो कभी मत सोचो कि इस सब्जेक्ट में मैं इतना कर लूँ, उसमें इतना कर लूँ। आपको पूरा ट्राई करना है, पूरा एफर्ट लगाना है 100%। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि सर फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए, हाउ टू लर्न फिजिक्स। तो इसका एक कोई वन लाइन आंसर तो है नहीं। कैसे फिजिक्स पढ़नी है ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो मैं कहना चाहूँगा और जो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, जो मैं देख रहा हूँ एक कमी स्टूडेंट्स में। आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो आंसर को देख के, आंसर को मैच करा के क्वेश्चन को ना छोड़ें। ज़्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किसी भी तरीके से आंसर आ जाता है, फिर वो क्वेश्चन छोड़ देते, उन्हें लगता है कि काम हो गया। ऐसा नहीं। जब तक आपको लगे कि वो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, भले ही आंसर मैच कर जाए, आपको वो चीज़ क्लियर करनी है। क्यों? क्योंकि वैसा ही एक नया क्वेश्चन फिर आपका गलत होने वाला है, इसीलिए आपके मार्क्स फिर इंक्रीज नहीं कर पाते। तो आंसर के पीछे ना भागें। एग्ज़ाम हॉल में आप आंसर के पीछे भागें, लेकिन प्रैक्टिस टाइम में आप आंसर के पीछे नहीं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के पीछे भागें और उसको समझें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाला है, इसकी कोई थ्योरी नहीं है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, जब बहुत सारे टेस्ट देंगे, टेस्ट फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी तो वो सब अपने आप ही मैनेज होगा। प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम देखेंगे तो कैसा क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उससे समझ में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे रिजल्ट से याद करने होंगे ताकि हम कम टाइम में क्वेश्चन कर सकें। ज़्यादा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको कम टाइम में हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज करने के लिए, और आगे भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। आपकी तरफ से और एक क्वेश्चन, हाउ टू मेक रूटीन। रूटीन कैसे बनाएं हम पढ़ाई का, तो ये फिर से एक क्वेश्चन है जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आपका रूटीन आपका है, तो आपको ऐसे रूटीन बनाना है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हों। आप दिन में अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट पढ़ें, अगर आप 2 पढ़ सकते हैं तो 2 पढ़ें। हाँ, एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपका सही नहीं रहेगा, दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ें या 3 सब्जेक्ट पढ़ें, उसमें टाइम डिवाइड कर लें और फिर उस पर वर्क करें। तो ये रहा आपका सब टाइम का, रूटीन का। अच्छा, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, हाउ टू डू रिवीजन। रिवीजन कैसे किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं अभी शुरुआत में बता रहा हूँ रिवीजन के बारे में, क्योंकि ये इस पर काम अभी से करना होगा। देखिए, जब भी कोई भी चैप्टर आप करें तो उसमें उन क्वेश्चंस को आप मार्क कर लें जो आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे रिवाइज करना चाहिए, ये मैं याद नहीं रख पाऊँगा, ये मैं भूल जाऊँगा, तो उन क्वेश्चन को आप मार्क ज़रूर कर लें। तो ऐसे अगर एक चैप्टर में मान लो आपने 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या समथिंग लाइक दैट, वो आपने मार्क कर लिए, तो जब आप आगे जाएंगे तो हर चैप्टर से 40-50 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो डिफरेंट टाइप के होना चाहिए वो क्वेश्चन, वो आपके रिवीजन में काम आएंगे। आपको रिवाइज करने के लिए कोई बहुत टेक्स्ट बुक ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो 40-50 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लें, और उनके अलावा जो क्वेश्चन आप मार्क नहीं कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप मार्क नहीं कर रहे हैं, वो आप वैसे ही कर लेंगे, तो उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम फिर वहीं पे आएगी, क्योंकि आप सारा रिवाइज नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको रिवीजन में सिर्फ वो पॉइंट्स करना चाहिए जो पॉइंट्स आपके भूलने के चांसेस हैं और जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, और इम्पॉर्टेंट हैं और लेकिन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तब भी उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो वो वैसे ही कर लोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन है, कौन सी बुक्स फॉलो की जाएं। तो बुक्स के लिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, यहाँ से मटेरियल दिया जाएगा आपको, ये सब चीज़ें होंगी, तो उसकी आप फिक्र ना करें।
हम यहाँ से आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो बुक्स के हिसाब से और भी बता दिया जाएगा आपको, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक्स, नीट से रिलेटेड बुक्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स इन लेस टाइम, कम टाइम में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएं। तो देखो, इसके लिए आपको कैलकुलेशन अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और जो बोर्ड का जो तरीका होता था आपका हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना, वो सब लिखना, वो सब अवॉइड करना पड़ेगा। हमें कम टाइम में आंसर तक पहुंचना है, तो हमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को लिखना है और कैलकुलेशन को फास्ट करना है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो ये सब तो खैर थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आप समझेंगे कि क्या चीज़ हमें एग्जैक्टली करनी चाहिए न्यूमेरिकल्स पे वर्क करने के लिए। हाउ टू रिमेंबर फार्मूलाज, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि फार्मूला भूल जाते हैं, तो फार्मूले तो याद ही नहीं रहते। देखिए, फार्मूला अगर आप रट रहे हैं तो भूल ही जाएंगे, फार्मूले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, उनका एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आप नहीं भूलेंगे। तो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी फार्मूला है उससे रिलेटेड आप 8-10 क्वेश्चन लगा लीजिए और फिर एक बुक बना लीजिए, एक फार्मूला बुक, उसमें वही फार्मूला लिख लीजिए और उसमें कौन सा सिंबल का क्या मीनिंग है थोड़ा सा उसको सही से लिख लीजिए एक अलग से नोटबुक बना के, तो वो आपको याद रहेगा। इनफैक्ट अगर आप उन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो मैंने बताया कि रिवीजन के दौरान, तो वो फॉर्मूले आपको अपने आप ही याद रहेंगे। और कुछ निमोनिक्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बायो में करते हैं याद करने के लिए, वो सब कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर मेरा मैथ बहुत वीक है, तो क्या मैं फिज़िक्स में मार्क्स अच्छे ला सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो मैथमेटिक्स कमज़ोर होने की वजह से मैं फ़िज़िक्स में परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखिए, हम फिज़िक्स में यहाँ पे कोई बड़ी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपने +2 में मैथ्स लिया था नहीं लिया था, डजंट मैटर। आपको जो बेसिक मैथ्स की ज़रूरत है वो हम यहाँ पे खुद बताएंगे। अभी फिज़िक्स में ही आपको बेसिक मैथ्स वो बताएंगे, और जितनी ज़रूरत पड़ती है वो बहुत कम मैथ्स होती है, और वो बहुत कम मैथ्स आपको बहुत आसानी से आ जाती है। हाँ, उन लोगों को नहीं आ पाती है जो हमेशा डरते रहते हैं और कभी सीखने की कोशिश नहीं करते। तो फिर आप मैथ्स से ना डरें, मान के चलें कि ये बहुत ही बेसिक मैथ्स होती है। अगर आप देखें तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो 2-3 फॉर्मूलेज ही होते हैं जिनकी ऊपर सारी फिजिक्स में क्वेश्चंस होते रहते हैं। तो फिर आप उससे परेशान नहीं हो। अगर आप उसको नेगेटिवली लेंगे तो आप हमेशा डरते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन है, क्या मुझे JEE के क्वेश्चंस करना चाहिए प्रीवियस ईयर्स के, या JEE की बुक से क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए, JEE से रिलेटेड क्वेश्चन, JEE की बुक के क्वेश्चन आप पहले तो ना ही करें। पहले आप अपने मार्क्स इंप्रूव करें। 45 में आपके लगभग 38-40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो JEE लेवल से नीचे के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको टारगेट करना है कि पहले वो 40 क्वेश्चंस को टारगेट करना है आपको। तो आप बहुत टफ क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ें। एक बार आपके मार्क्स 130-140 अगर ऐसे आते हैं, उसके बाद आप कुछ ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, हम कुछ टफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ताकि हम बाकी जो 4 क्वेश्चंस बच रहे हैं, 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको भी हम सॉल्व कर सकें और मतलब टोटल मार्क्स ला सकें। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि टफ क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्या हमें ऐसी SC वर्मा बुक को सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप SC वर्मा के इनिशियल क्वेश्चंस कर सकते हैं, MCQ कर सकते हैं। ज़्यादा आगे क्वेश्चंस ना करें आप, जो थोड़े से JEE लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आगे ना करें। तो अप टू 10-12 क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में होते हैं और जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो करें आप। ज़्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे आप ना भागें। मैं फिर कहूँगा वही लोग करें ज़्यादा टफ क्वेश्चन जिनको पहले से लग रहा है कि हाँ, हम इतने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके लिए है वो। आप पहले से ये गलती ना करें। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं आप लोगों में शायद हों कि जो प्रिपरेशन कर चुके हैं 1 बार या 2 बार, तो उनका ये एक
प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि हमारे मार्क्स जो है वो फिजिक्स में सैचुरेट कर गए हैं, मतलब कितना भी कुछ भी कर लो बढ़ते ही नहीं है। मेरे मार्क्स 120 आते हैं या 100 आते हैं, वो उनमें एक भी नंबर फिर ऐड ही नहीं होता। वो बहुत टाइम से टेस्ट दे रहे हैं लेकिन कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। तो इसका वही रीज़न है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप जो है वो आंसर के पीछे भागते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप देखते हो कि ये आंसर मैच कर गया और वो क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो, और आप कई बार गलत कॉन्सेप्ट यूज़ करके उस आंसर को मैच करा लेते हो। आप एनी हाउ आंसर मैच करा लेते हो कोई गलत चीज़ यूज़ करके, तो वो कॉन्सेप्ट आपको कभी क्लियर नहीं हो पाता है, और कभी दूसरे एग्जाम में कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है और फिर आप गलत करके आते हो। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं किसी एग्ज़ाम में, उन पे तो वर्क करना ही करना है, उन पे भी वर्क करना है। जो सही तो हो गए लेकिन आपको क्लियर नहीं है, सही से आते नहीं है, तो इस एग्ज़ाम में जो सही हो गया दूसरे एग्ज़ाम में वही गलत हो गया उसका दूसरा वाला क्वेश्चन। इस वजह से मार्क्स सैचुरेट कर जाते हैं, फिर उससे आगे मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं आपके। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें, आंसर के पीछे ना भागें। यहाँ एग्ज़ाम हॉल में आंसर के पीछे भागें, लेकिन बाकी प्रैक्टिस टाइम में ये बहुत ध्यान रखें कि आपको वो चीज़ क्लियर करनी है कि मुझे ये नहीं आती है तो मुझे क्लियर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? ये क्वेश्चन बिल्कुल आप में से ज़्यादातर लोग पूछना चाहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं एक चीज़ तो ये कहूँगा कि एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो बुक से डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन अभी तक फिज़िक्स में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से हो सकता है ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चांस बनता है, तो एक बार तो ज़रूर देख लेनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से देखना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं। जब मौका मिले तब बीच बीच में देखते रहें, क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं भी देखेंगे तो भी शायद ही एक दो क्वेश्चन का फ़र्क कुछ पड़े, लेकिन जो मेजर आपका जो पार्ट है वो यहाँ से सब कवर हो जाता है। ये उनको इसलिए कह रहा हूँ मैं देख लेना चाहिए कि शायद ऐसे एक दो क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन जो नहीं देखने की वजह से ना हो पाए, ऐसा हो सकता है चांस। तो ऐसा आप बीच बीच में कभी मौका मिले तो देखते रहें, बट उससे एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश ना करें। ये तो मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है वहाँ से चीज़ों को पकड़ना समझना। तो वो आप दूसरा सोर्स यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वहाँ से देखें, वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से मैंने लिखा है, क्या फिजिक्स में से कुछ टॉपिक अवॉइड किए जा सकते हैं एंट्रेंस में? क्या मुझे कुछ टॉपिक अवॉइड कर देना चाहिए? देखिए, ये फिर से वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि क्या इतने से ऐसा हो जाएगा, मिनिमम मार्क्स, ऐसा मत सोचा करें। ये बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है कि ये अवॉइड कर दें, ये वो छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वर्क करें, आप एफर्ट लगाएं, आप कोशिश करें, और पूरी चीज़ पे पूरे मार्क्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे टॉपिक के लिए आपको वर्क करना है। पहले से ही आप अपने टोटल मार्क्स को कम ना करें। अगर फिज़िक्स में टोटल 180 मार्क्स है और आपने पहले से ही कह दिया कि नहीं मैं तो कोशिश कर रहा हूँ 120 के लिए, 60 मार्क्स तो पहले ही आपने हटा दिए, तो अब आपके टोटल मार्क्स 120 हैं आपके हिसाब से, वहाँ तो 180 हैं। अब आप 120 को टारगेट कर रहे हो, मार्क्स आपके फाइनली आते हैं 80, लेकिन आपके जो 80 मार्क्स हैं वो 180 में है, 120 में नहीं है। तो आप कभी भी कम मार्क्स को टारगेट ना करें, हमेशा टोटल मार्क्स को टारगेट करें। कोई आपको ऐसी सलाह देता है तो बहुत गलत सलाह देता है कि हाँ इतने को टारगेट कर लो, मिनिमम इतना कर लो, इसमें इतना कर लो। ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा ना सोचें। आप टोटल मार्क्स को टारगेट करें और हमेशा पॉजिटिवली वर्क करें, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। आप टारगेट इसको करेंगे तो आप यकीन रखिए कि आप इस 80 पे तो नहीं होंगे। आप इसको टारगेट करते तो आपके ये मार्क्स आते, ये नहीं आते। तो आप हमेशा फुल मार्क्स को टारगेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, टेस्ट जो है क्या टेस्ट कैसे लिए जाएंगे यहाँ पे,
हम लोग जो टेस्ट लेंगे अजमल सुपर 40 में, तो वो कैसे टेस्ट होंगे, हर 2 वीक्स में आपके एक टेस्ट होता रहेगा। यहाँ पे टेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी 15 डेज़ की रहेगी लगभग। ये बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है, ना कम ना ज़्यादा। तो हर 15 दिन में एक टेस्ट आपका होगा, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और टेस्ट इतने ज़्यादा ये हो जाएंगे कि आपको टेस्ट देने की आदत पड़ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और टेस्ट कभी ना छोड़ें, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तब भी आप टेस्ट दें। टेस्ट छोड़ना समझ लीजिए आप बहुत बड़ा लॉस, भले ही तैयारी ना हो तब भी आप टेस्ट दें, टेस्ट कभी ना छोड़ें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव फियर ऑफ एग्ज़ाम। वो कहते हैं सर मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है, एग्ज़ाम फोबिया एक वर्ड होता है, एग्ज़ाम फोबिया है। तो देखिए ये सबको होता है, ये कॉमन सी चीज़ है, आप स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आपको ही होता है, सबको होता है, मुझे भी होता था, सबको होता है। लेकिन ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने से ये चीज़ कम हो जाती है। मतलब जैसे ज़्यादा टेस्ट आप देंगे तो ये चीज़ अपने आप ही कम हो जाएगी और आपको फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में, आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। इसलिए ज़्यादा टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है। तो जो टेस्ट यहाँ पे रहेंगे वो तो हैं ही। मैं कहता हूँ कि आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी टेस्ट के फॉर्म में करें। आप 10 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं तब भी आप टेस्ट बना लें उसको कि मुझे 10 मिनट में लगाना है, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करें। तो वो 10 क्वेश्चन 10 मिनट का एक टेस्ट, उसके बाद उसका एनालिसिस को फिर आप टाइम दें, उसमें समझें, उसको टाइम बाउंडेशन ना करें ज़्यादा, लेकिन एक टेस्ट फॉर्मेट में आप काम करें। तो डेली प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो भी एक टेस्ट फॉर्मेट में करें, एक आदत बना लें आप टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चंस को करने की। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन में लिखा है हाउ टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के अब उसकी डेप्थ में जाएंगे तो फिर बहुत तरीके वहाँ पे मिलेंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचना है कि मुझे ये काम करना है। अगर आप अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहे हो कि मुझे ये काम करना है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं सकता है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए बस कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें आपका दिमाग रहना चाहिए। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ फ़िलहाल में जो है वो है फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें, इसमें हम सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं किसी पढ़ाई के लिए, लेक्चर देखने के लिए कुछ, उसके अलावा आप कोशिश करें कि आपके पास वो फ़ोन ना रहे, इंटरनेट ना रहे, फ़ोन ना रहे। आप अपने पेरेंट्स को, फैमिली में उसको फिर दे दें और जब ज़रूरत हो टाइम पे तभी लें। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं वाकई में कि हम काम अच्छे से कर सकें, इफ़ेक्टिव कर सकें, तो ये करना पड़ेगा सबको। उसमें नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन मुझे लगता हो गए ऑलमोस्ट। तो मैं यही सब बातें आपसे कहना चाहता था। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी आगे पढ़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है, सब अलग अलग होते हैं, सबकी तरीके अलग होते हैं, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। तो कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ कम अच्छा करेंगे, कुछ उनसे भी पीछे रहेंगे, तो सब अलग अलग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिवली वर्क करें। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इन्फीरियरिटी में ना रहें। देखिए 2-3 कैटेगरी हैं क्लास में जो होती है नॉर्मली, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा परफॉर्मेंस इनका ख़राब हो जाता है। तो एक कैटेगरी जो होती है वो होती है इन्फीरियरिटी वाली। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है और मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है और मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, मैं उतना समझ नहीं सकता हूँ, मेरे को फिज़िक्स कभी नहीं आ सकती, ऐसे ऐसे ख़यालात आने लगते हैं। तो ये चीज़ एकदम गलत है। आप दूसरे से ख़ुद को कंपेयर ना करें, आप पॉजिटिवली वर्क करें, आप अपनी कोशिश करते रहें और बहुत अच्छा रिजल्ट आगे जाके मिलेगा आपको। कोशिश करते रहें, भले ही आप कम कर पाएँ लेकिन कोशिश डेली करते रहें। तो आप दूसरे से कंपेयर नहीं करें, आप अपने खुद के मार्क्स कंपेयर करें। आपके अगर 50 मार्क्स भी आते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में कोशिश करें कि मुझे 55 लाना है, मुझे 60 लाना है। तो ये कोशिश करें आप, दूसरे से कंपेयर ना करें। तो इन्फीरियरिटी वाली चीज़ नहीं है। दूसरा एक केस होता है सुपीरियरिटी वाला, किसी के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसको लगने लगता है कि मुझे तो सब आता है, फिर वो लर्निंग कभी कभी बिगड़ जाती है ऐसे स्टूडेंट्स की, वो सुनते नहीं है, टीचर्स को फॉलो नहीं करते। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। आप
कैसे भी मार्क्स आएँ, कितने भी अच्छे मार्क्स आएँ, आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि आपको इम्प्रूव हमेशा करना है, टीचर्स को हमेशा फॉलो करना है, टेस्ट हमेशा देना है, क्लास टाइमिंग से करनी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, वो सुपीरियरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं आना चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम मैंने बताई। एक प्रॉब्लम होती है लापरवाही वाली, वो एक अलग ही कैटेगरी है। वो अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं और आसपास के लोगों को भी इन्फेक्टेड करते हैं। वो कहते हैं कि अरे क्या होगा, सब माया मोह है, चिल करो, ये वो। तो वो लोग हैं जो मतलब इररिस्पॉन्सिबल कैटेगरी आप कह सकते हैं। शायद वो पढ़ने में ठीक भी हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी है जो प्रॉब्लमेटिक है। तो इस ऐसे लोगों से आप खुद भी दूर रहें। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वाकई में लगता है कि सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, तो आप क्यों यहाँ पे आए हैं, आपको नहीं करना चाहिए, तो आप गलत जगह पे आए हो। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आपको करना है तो आप उसको पॉजिटिवली अच्छे से करें, अदरवाइज़ नहीं करें। जब कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करें। तो उसमें इररिस्पॉन्सिबिलिटी ये सिर्फ एक आपका बहाना है और कुछ नहीं, तो वो नहीं करना चाहिए आपको। और एक ये तो ठीक है, बाकी एक जो पॉजिटिव कैटेगरी है वो तो वर्क करती है, मार्क्स कुछ भी आए वो वर्क करती है और अच्छे से करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिज़िक्स में बात करते हैं सिलेबस की, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ मैं आपको 11th वाला स्ट्रीम फिज़िक्स में पढ़ाऊंगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत कुछ स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर पे आएंगे। और मैं वेक्टर के बाद आपको फिर कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको बताऊंगा, और फिर हम काइनेमेटिक्स पे आ जाएंगे। और ये आपका एरर वाला चैप्टर जो है वो मैं थोड़ा सा एक चैप्टर के बाद आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इम्प्रूव होने के बाद आपको। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर जल्दी। ऑल द बेस्ट।